हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 को। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि कौन से ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं, कौन से दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं, और साथ ही हमने डिस्कस करा था कि सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, मतलब दो ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर कब कहलाते हैं। तो वहाँ हमने डिस्कस किया था फर्स्ट कंडीशन क्या आता है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, और साथ में हमने ये डिस्कस किया था कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब उनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। साथ ही हमने डिस्कस किया था बीपीटी थ्योरम को, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूँकि ये वीडियो जो है प्योरली उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनका टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो क्या है, 6 to 8 के लिए यदि मैथ्स एंड साइंस है, और 9th एंड 10th के लिए जो उनके पास मैथ्स है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा भी अगर क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी अगर इसको वॉच कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल ही होगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें जो कि हमें इस वीडियो में आगे देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया होगा, जिसके बाद ही हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जिस तरीके से दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, आइदर वो SAS प्रॉपर्टीज से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर RHS से होते हैं, या फिर वो SSS से होते हैं, या फिर वो ASA से होते हैं। ठीक उसी तरीके से ट्राइंगल भी सिमिलर आपस में कब कहलाते हैं, जब वो किसी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आती है वो है आपका AAA सिमिलैरिटी। ये कॉन्ग्रुएंसी में AAA तो नहीं आता है, लेकिन इसमें जो है AAA सिमिलैरिटी जो है वो आती है। और यहाँ मैंने NCERT का एक एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि अगर आप TRA 2.0 का पेपर उठा के देखोगे 9th-10th मैथमेटिक्स का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ से, जो NCERT से पूछे गए। इसीलिए मैंने यहाँ भी ट्राई किया है कि आपको NCERT के एग्जाम्पल के थ्रू ही क्राइटेरिया को भी बताऊँ। तो आप देख सकते हो यहाँ जो हमें फिगर दिया गया है उसमें हमें मेंशन किया गया है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के। तो हमें प्रूफ करके बताना है कि ये जो दो ट्रायंगल है ये कैसे सिमिलर है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, इक्वल। तो यहाँ भी हमें कुछ इसी तरीके से PQ और RS दो पैरेलल लाइन दिया गया है, और अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो Z की शेप में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखना चाहेंगे तो Q और R ये जो एंगल बन रहा है ये भी Z की शेप में बन रहा है, और ये एंगल भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको अगर हम एंगल 3 पुट करते हैं और इसको 4 पुट करते हैं तो ये भी आपस में इक्वल है। यहाँ आप देख सकते हो एंगल P जो है वो S के इक्वल है, एंगल Q जो है वो एंगल R के इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाला एंगल जो X की शेप में बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल भी क्या कहलाते हैं, इक्वल होते हैं। आपने पढ़ा होगा 6th-7th क्लास की बुक से भी, और अब जब आपने भी 6th-7th क्लास में आप भी पढ़ रहे होगे तभी आपको बताया गया होगा ये आपस में जो एंगल बन रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, और ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है, ये दो एंगल, ये और ये, साथ ही ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये थर्ड वाला भी एंगल ही इक्वल है, एंगल एंगल एंड एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, किससे, बाय AAA सिमिलैरिटी से। तो यहाँ आपको क्लियर भी हो गया कि दो ट्रायंगल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो सकते हैं, तो AAA से भी हो सकते हैं, और साथ ही आपने NCERT का एक एग्जाम्पल भी कर लिया। ठीक है, तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो गया। नाउ हम नेक्स्ट पे अब मूव करते हैं।
डैट इज़ SAS सिमिलैरिटी। और ये भी NCERT टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को भी समझेंगे और साथ ही इस एग्जाम्पल को भी समझेंगे। तो हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया गया है, एक फिगर बना हुआ है और हमें दिया गया है कि OA इंटू OB, ठीक है, OA इंटू OB जो किसके इक्वल है, OC इंटू OD के, OC इंटू OD के इक्वल है। और हमें शो करना है कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल होना चाहिए, और B और D ये और ये आपको कहा गया है इक्वल दिखाने को, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर ये गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं OA, और OA के नीचे आप क्या ला सकते हो इधर से OC को, और अगर हम उठा के ले आए तो ये क्या आ जाएगा OA बाय OC, और ये क्या बन जाएगा OD बाय OB। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ से अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या आ गया साइड, और ये भी क्या है साइड, और साथ ही जैसे ही एक्स का शेप बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आपस में ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल AOD जो है वो किसके इक्वल है, COB के। और कैसे, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि आपने क्या प्रूफ करने की कोशिश की है कि AO जो है वो किसके इक्वल है, OC, इस ट्रायंगल का AO इस ट्रायंगल का OC का रेशो इक्वल है, साथ ही ये बीच वाला एंगल इक्वल है, और फिर से OD जो है वो OB के इक्वल है, मतलब साइड साथ में ये बीच का एंगल और फिर से साइड। तो क्या आ गया, SAS से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। जैसी दो ट्रायंगल जो हो जाएंगे सिमिलर, तो उसके रेस्ट ऑफ द एंगल्स या रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो भी बचते हैं वो आपस में, रेस्ट ऑफ द एंगल क्या होगा, सॉरी, रेस्ट ऑफ द एंगल्स जो उसके होंगे वो भी इक्वल होंगे, और रेस्ट ऑफ द साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ आपने देखा कि दो ट्रायंगल जो है वो SAS से सिमिलर हो गए हैं ना। तो क्या क्या आपने कवर कर लिया कि दो ट्रायंगल जो है वो AA से सिमिलर हो सकते हैं, AAA से, साथ ही आपने देखा SAS सिमिलैरिटी से, और साथ ही हमने क्या डिस्कस कर लिया, दो एग्जाम्पल भी NCERT के। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द AA सिमिलैरिटी। अब AA सिमिलैरिटी से बेस्ड NCERT में कोई एग्जाम्पल नहीं है, मैं खुद से ही आपको बताती हूँ। सपोज हमने एक ट्राइंगल लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल लिया DEF। और आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है और अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो जो दो ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर कब कहलाते हैं, जब उनका शेप एक जैसा होता है, आकार एक जैसा होता है। मतलब ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, और उनके साइड्स जो होने चाहिए उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो उनके साइड्स जो हो वो इक्वल लेंथ के हो, ठीक है। मतलब सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, सेम शेप बट नॉट इक्वल साइज। साइड जरूरी नहीं है कि साइड जो हो वो इक्वल ही हो। तो आइए हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रही थी कि हम प्रूफ करेंगे AA सिमिलैरिटी को। तो AA के लिए सपोज ये वाला एंगल 50 डिग्री का है और ये वाला एंगल 80 डिग्री का है। अगेन एंगल D भी 50 डिग्री का है और एंगल B जो है वो 80 डिग्री का है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि एंगल A जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, D के इक्वल। एंगल B जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, E के इक्वल। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ABC वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DEF के। बाय किस क्राइटेरिया से, AA सिमिलैरिटी से। ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल DEF भी आप ऐसा लिख सकते हो, DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलैरिटी रूल। और अगर ध्यान से देखें तो अगर ये 80 और 50 है और दोनों में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये वाला एंगल जो आ जाएगा ये भी कितने का आ जाएगा, 50 डिग्री का, और ये वाला भी एंगल आपको कितने का आ जाएगा, 50 डिग्री का। तो जो ट्रायंगल AA सिमिलैरिटी से इक्वल होते हैं, AA से सिमिलर होते हैं, वो AAA से भी सिमिलर होने के चांसेस बनते हैं, है ना। ठीक है, वो AAA से भी सिमिलर होगा क्योंकि वहाँ आप क्या लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब कुछ रिजल्ट्स हैं। अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक को प्योरली फॉलो करते हो तो या आप सॉल्व करना चाहते हो तो खुद से सॉल्व भी कर ले, लेकिन यहाँ आपको कुछ, चूँकि आप कॉम्पिटिटिव पेपर में अपेयर होने जा रहे हो तो वहाँ तो आप प्रूफ करने नहीं बैठ जाओगे, तो कुछ रिजल्ट्स को है ना आपको ध्यान में रखना है कि अगर जैसे कि आपको दिया गया है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, PQR के, और CM और RN जो है वो मीडियंस है।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन का काम क्या होता है कि वो जिस भी साइड पे फॉल करता है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब AM जो होगा वो BM के बराबर होगा, और अगर मैं बोलूँ तो Q1 जो होगा वो RN के बराबर होगा। ये काम करता है मीडियन, ठीक है। और हमें ट्रायंगल में दिया गया है कि ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। ट्रायंगल ABC और PQR आपस में सिमिलर है, तो इट मीन्स हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल जो बन रहे AMC और PNR, ये भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। मे बी आपको ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाए कि इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR देन, और आपसे पूछ लिया जाए कि AMC सिमिलर होगा किसके, PNR के, या फिर AMC सिमिलर होगा किसके, ABC के, या फिर ऐसा दे दे कि AMC इज़ नॉट सिमिलर टू PNR, कौन सा सही है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों आपस में, ये दो बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर है और CM जो है वो मीडियन है, यहाँ RN जो है मीडियन है, तो ये वाला ट्रायंगल भी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, PNR के। ट्रायंगल AMC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। और इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये दोनों मीडियन का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके साइड के रेशियो के इक्वल। मीन्स CM अपॉन RN विल बी इक्वल्स टू वॉट, AB अपॉन PQ। आप किसी भी साइड को नहीं ले लेंगे, आपको साइड कौन सा यहाँ लिया गया है, जिस साइड पे वो फॉल हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके साथ ही आप देख सकते हो कि जब हमने इस वाले ट्रायंगल को, इस साइड वाले ट्रायंगल को अगर हमने सिमिलर दिखाया है कि ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो इट मीन्स ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। ये जो दो छोटे छोटे दूसरे साइड पे जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये CMB और QNR, ये भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो इन रिजल्ट्स को बस आपको ना ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है क्या कि अगर ये दो बड़े वाले ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर है, तो और CM और RN जो है वो मीडियन है, तो इससे बनने वाले दो छोटे छोटे ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज दिस, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम या फिर रिजल्ट आप कह सकते हो है। यस, नेक्स्ट ये जो थ्योरम है, थ्योरम 6.6, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें क्या, ये थ्योरम है क्या, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। एग्जैक्टली हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC, ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, वो किसके सिमिलर है, PQR के। और हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल्स टू व्हाट, AB बाय PQ का AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या दोनों का होल स्क्वायर कर दो। और फिर कौन से और साइड्स रह गए, BC बाय QR का स्क्वायर, या फिर आप क्या कह सकते हो, जो थर्ड साइड इसका लेफ्ट रह रहा है, AC बाय PR का स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस थ्योरम की लाइन बस याद रखनी है, प्रूफ नहीं करना है अपने को पेपर में। मैं ये जो है ना, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, ये सारी चीज़ें बस इसलिए इसमें मैंने स्लाइड में ऐड किया है ताकि ये इम्पॉर्टेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होगा उसके रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। अगर आप एक्सरसाइज में मूव करोगे तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है जिसे देखना आपको ज़रूरी है, और वो जो रिजल्ट्स है, मैं यहाँ क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करूँगी, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। क्या है, फर्स्ट कि इफ़ द टू ट्रायंगल्स
इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन फॉर्म करके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ABBC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ABC। क्या दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सपोज़ हमने एक ट्राइंगल लिया, क्या है हमारे पास, ये सपोज़ क्या इसमें दिया ही है आपको, ABC एक ट्राइंगल है, तो हमने फॉर्म कर दिया ABC एक ट्राइंगल, और DEF इसके मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट D है, ठीक है, E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इन तीनों को आप ज्वाइन कर दीजिए आपस में, और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ABC। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसको ध्यान से देखना है, आपने क्या देखा था कि अगर दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी एरिया का रेशो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब इसके लिए जो साइड हम लेंगे DEF के लिए वो हम क्या ले सकते हैं, कोई भी एक साइड आप ले सकते हो। सपोज अगर हमने यहाँ पे ले लिया DE, हमने यहाँ लिया साइड DE, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा DE का स्क्वायर, और नीचे इसका कौन सा साइड इसके साथ में आएगा, AC का स्क्वायर आपने कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये जो DE है, ये आपने क्या लिया DE, ये जो DE है ये D भी मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है। और आपने मिड पॉइंट थ्योरम अगर क्लास 9th में पढ़ा होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये जो लाइन जो ज्वाइन करती है वो थर्ड साइड के हाफ होती है। ये जो लाइन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब DE जो है वो आधा होगा किसका, AC का। सपोज हमने यहाँ पे AC को लिया क्या, 4 सेंटीमीटर, AC को हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो DE क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ 4 और 2 लेना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। तो DE अगर हाफ है तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, DE की जगह हाफ ऑफ क्या है, हाफ किसका है, AC का, तो हाफ ऑफ AC स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा ठीक से मैं लिखती हूँ ताकि आपको दिखे भी एटलीस्ट, 1 जस्ट वेट, इस साइड पे मैं कर देती हूँ 1/4 ऑफ AC स्क्वायर, और अपॉन में जो आपने यहाँ AC स्क्वायर लिया है उसको भी हम ले लेते हैं AC का स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/4। तो आपसे यही तो पूछा गया है कि इफ़ DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CA ऑफ अ ट्राइंगल ABC, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ DEF एंड ABC। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF और ABC का क्या आ गया 1/4, या फिर आप क्या कह सकते हो 1:4 आ गया। क्लियर है, अगर वो मिड पॉइंट है तो वो हाफ होगा, साइड जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा 1/4। आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम में आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसको भी आप खुद से, ये तो याद करने वाली चीज़ नहीं है, आप समझ गए होंगे कि है ना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है और DEF उसका मिड पॉइंट है तो उनके साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, अगर छोटे वाले ट्राइंगल को ऊपर रखा गया है और बड़े वाले ट्राइंगल को नीचे, तो ये 1/4 हो जाएगा। अगर इसकी जगह उल्टा पूछा जाता व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC टू द रेशियो ऑफ DEF, तो इसका रेशियो हो जाता 4:1। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो यहाँ प्रूफ नहीं करना है, अभी मैंने आपको बताया। आप प्लीज़ स्किप करके वीडियो को मत देखना, हर एक वीडियो हर एक स्लाइड्स में आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी पेशेंस जो है वो आपको रखनी होगी किसी भी वीडियो को देखते टाइम। ये नहीं कि आप बस स्किप करके आगे बढ़ते जा रहे हो। देखो, अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्राइंगल सपोज ABC और DEF जो है वो आपस में सिमिलर है तो इनके जो क्या होंगे साइड्स, ये किसके इक्वल होगा। अगर हम बात करें कि अगर ये दो आपस में ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है
तो उनकी एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल। मतलब आपने देखा कि अगर हम लिखे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या DEF, तो हम क्या देख रहे थे, किसके इक्वल आता है, यहाँ साइड लेते चलो AB बाई DE आ जाएगा, AB बाई DE का होल स्क्वायर अपॉन BC बाई EF का होल स्क्वायर अपॉन AC बाई DF का होल स्क्वायर। लेकिन अब इसके साथ ये भी हमें ऐड करना है कि सपोज हमने यहाँ एक मीडियन ले लिया, मैं इस मीडियन का नाम, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे। सपोज हमने इस मीडियन का नाम AM रख दिया और इस मीडियन का नाम यहाँ पे हमने DN रख दिया। तो आपको आज से ये भी याद रखना है कि इसकी एरिया का रेशियो जो होता है वो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है। मतलब AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर के इक्वल भी होगा, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, AM बाई DN का होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि अगर दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है तो उनके जो मीडियंस होंगे उनका रेशियो, उनका मतलब उनकी जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियंस बन रहे हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये अगर मैं बात करूँ तो KVS TGT में भी पूछा गया क्वेश्चन था। आई थिंक PRT या फिर TGT में कहीं, मोस्टली TGT में ही पूछा गया होगा। TGT में पूछा गया क्वेश्चन था कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसमें रिजल्ट याद रखना, और रिजल्ट के साथ साथ आपको डायग्राम, मतलब इसकी जो प्रॉपर फिगर बनेगी वो अगर आप फॉर्म कर पा रहे हो तो आपको ऐसे ही बस याद रहेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हमें क्या दिया गया है कि एक स्क्वायर है। चलो हम स्क्वायर बना लेते हैं, दिख रहा है ये स्क्वायर, थोड़ा और लंबा कर देती हूँ। ये स्क्वायर है और इसके ऊपर हमें एक ट्रायंगल जो है, कैसा ट्रायंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है इसके किसी एक साइड पे। और स्क्वायर की साइड अगर हम A मान लेते हैं, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, और इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड हमने A ले लिया तो बाकी साइड्स भी क्या होंगे, A ही होगा। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये हमने बना दिया है, इज इक्वल्स टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन यस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वंस अगेन मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ। इसे देखेंगे क्या बताया मैंने आपको, क्या दिया गया है कि एक स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। अब स्क्वायर की साइड सपोज हम A ले लेते हैं, तो एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है उसके किसी साइड पे बना हुआ है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स भी क्या हो जाएंगे, A। साथ ही हमें क्या दिया हुआ है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वन ऑफ इट्स साइड पे जो हम फॉर्म कर रहे हैं उसकी जो एरिया होगी वो हाफ होगी किसके। अब इसकी नेमिंग भी कर देती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझने में। इसको सपोज हमने ले लिया ABCD और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं E। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ एरिया क्या। तो अब आगे देखो, द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। अब स्क्वायर के डायगोनल से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। तो अगर आपको पता हो कि अगर साइड A है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाता है, √2a। तो इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो साइड्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, √2a। यहाँ तक तो क्लियर है। तो हमें क्वेश्चन में बस इतना ही प्रूफ करना था कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो किसी भी स्क्वायर के साइड पे बना होता है उसकी एरिया जो होगी वो हाफ होती है किसके, जो ट्रायंगल जो है वो स्क्वायर के डायगोनल पे बना हो। सपोज हमने यहाँ BDM एक ट्रायंगल लिया है, तो हमें ये जस्ट प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDM।
ठीक, बस आप इतना याद रखना। अगर आप इसको प्रूफ करोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लेना है। एरिया किसके इक्वल होता है? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। अब अगर मैं कहूँ कि BCE वाला, BCE का एरिया अगर निकालना हो, इन दोनों के एरिया का रेशियो लेना हो, तो BCE के लिए जो साइड का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर। और जो ये बड़े वाले ट्राइंगल का अगर आप ले रहे हो, उस वाले ट्राइंगल के लिए क्या आएगा? एरिया का रेशियो √2a स्क्वायर। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि ये जो एरिया है BCE का वो क्या है? हाफ ऑफ BDM। आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? इससे आप इजीली कर पाएंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें वैल्यू चेंज करके दे दी जाएगी तब भी आप कर पाओगे कि डायगोनल पे बने हुए ट्रायंगल, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, सपोज यहाँ देखो। अब आपको रिजल्ट तो पता लग गया। अब यहाँ से देखें। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि जो भी मैंने अभी डिस्कस करा आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग कि कल आपको इसका नेक्स्ट फर्दर पार्ट मिल जाएगा जिसे कि मैं बोर्ड पे डिस्कस करूँगी ताकि आपको और क्लियरिटी के साथ समझ आए। और टिल देन आप जो भी प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे वो उसे ज़रूर देखें। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे BPSC TRE 3.0 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है जहां कि आपको मतलब मैथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड अभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और जो पहले मैंने खुद की प्रिपरेशन के टाइम पे भी बनाया था मतलब कुछ टॉपिक्स जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।